इसको स्टार्टिंग से लें या यहीं से लें जहां से हमने कल छोड़ा था? मैम थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए। मैम स्टार्टिंग से ले लीजिए। स्टार्टिंग से कर लें, शॉर्ट में ले लेते हैं ना स्टार्टिंग से। ओके, थम्स अप करके, हालांकि आपके लगभग सभी के वीडियो ऑफ है, नहीं मुक्ता जी का ऑन है। कोई भी थम्स अप करके बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है। यस, ओके, थैंक यू मुक्ता जी। सो हमने कल स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हम अपनी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स को देखते हैं जो हमारी बॉडी में जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या वेस्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर करते हैं। उन अंगों को हम किस में शामिल करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यदि इस फॉर्म में हम देखें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो होता है वो होता है किडनी। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? स्किन, लंग्स, और एक और कोई बताया था ना, स्किन, लंग्स, किडनी, अभी तीन ही लेके चलते हैं। फिर लीवर, यस, लीवर। ओके, सो ये 4 ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वेस्ट को या ऐसे प्रोडक्ट को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको बॉडी में कलेक्ट नहीं होने देते हैं और उनको बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो जब इन सब ऑर्गन को हम मिलाते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट जब हम, अब चूंकि इसमें मेन जो है वो होता है किडनी, ठीक है। मेन 2 एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, एक तो होता है किडनी और दूसरा होता है हमारे लंग्स, जिससे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। स्किन जो होती है वो स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर करती है, और ये जो स्वेट होता है, ये जो स्वेट होता है, इसमें क्या क्या चीजें होते हैं? इसके कंपोनेंट्स, मेन इसमें पानी होता है मेजर क्वांटिटी में। उसके बाद इसमें और क्या क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम और यूरिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये हमारे जो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, और उसके अलावा पानी। तो इन सब का सॉल्यूशन जो होता है वो स्वेट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर होता है। फिर जब हम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आते हैं तो उसमें मेन सिस्टम कौन सा है? रीनल सिस्टम। तो जब हम किडनी के थ्रू एक्सक्रीटरी की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। तो जो रीनल सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मेन 2 किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड जो होती है लेफ्ट किडनी, राइट साइड जो होती है वो राइट किडनी। इन दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है जिसको यूरिनरी डक्ट या यूरेटर कहते हैं। तो जो राइट किडनी से निकलेगी उसको राइट यूरेटर कहते हैं, जो लेफ्ट किडनी से निकलेगी उसको लेफ्ट यूरेटर कहते हैं। दोनों ये जो ट्यूब्स होती हैं, इनसे जो यूरिन है आती है और वो कहाँ कलेक्ट हो जाती है? ये दोनों ट्यूब्स खुलती हैं ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिन कलेक्ट हो जाती है ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन हमारी बॉडी के बाहर पास आउट हो जाती है। तो इस तरह से ये रीनल फंक्शन या यूरिनरी फंक्शन जो है सिस्टम काम करता है। अब इसका अगर हम एलएस देखें, लॉन्गिट्यूड सेक्शन, तो ये देखिए आपका जो स्पाइन कार्ड होता है उसके दोनों साइड में किडनीज होती हैं। किडनीज के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी? एड्रिनल। और इसमें किडनी में एक आर्टरीज जाती है जो रीनल आर्टरीज होती है,
और सेकंड वेन जाती है जो कि रीनल वेन होती है। और इस तरह किडनी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जो ट्यूब्स निकलती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर बॉडी में काफी नीचे की तरफ होता है। हमारी जो पेल्विक गर्डल होती है उसके ऊपर पास होता है, उसके बीच में। तो यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर होती है। अब हम किडनी को थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये जो किडनी होती है, इसमें एक हाइलम होता है, जस्ट लाइक एक सेम के बीज के जैसी होती है। तो ये जो हाइलम होता है, यहाँ से ही रीनल आर्टरीज, रीनल वेन इस किडनी में जाती है, और यहीं से ही यूरेटर जो या यूरिनरी डक्ट है, ये बाहर निकलती है। और इसके अलावा ये जो इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि इसके अंदर, किडनी के अंदर हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और किडनी के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो जब किडनी से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी आती है तो उसको हम या तो रीनल पैथोलॉजी बोलते हैं या नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अगर हम किडनी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको नेफ्रोलॉजी बोलेंगे, और अगर डिजीज है तो वो रीनल डिजीज हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सारे ये कैसे होते हैं कि सबसे पहले तो एक मेन रीनल आर्टरीज बॉडी किडनी के अंदर जाती है, फिर वो डिवाइड होती है बहुत सारी ब्रांच में, अगेन डिवाइड होती है। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इतने डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। इस तरह से वो डिवाइड होते होते लास्ट में एक बहुत बारीक ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है, यही मेन पार्ट होता है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और यहां से सारी ये चूंकि ब्लड आ रहा है तो ये कौन सी होंगी? एफरेंट वेसल्स होंगी। अब ग्लोमेरुलस में जो छोटे छोटे, बहुत छोटा एक नेटवर्क बनाती हैं पूरी ब्लड कैपिलरीज, और उससे फिर वापस जुड़ती हैं ये आर्टरीज, और आगे जाके ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के फिर ये वेन से जुड़ती हैं, और जहां पर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, यहाँ तक आर्टरीज होती हैं। इस जगह पर आर्टरीज वेन से जुड़ती हैं, और फिर ये वेन आपस में जुड़कर वेन्यूल, फिर आपस में जुड़ के इसकी ब्रांचेस थोड़ी और बड़ी वेन बनाती हैं, और इस तरह लास्ट में ये कहाँ जाती है? रीनल वेन। रीनल वेन हमारी बॉडी की इंफीरियर वेना केवा में जाती है, और जहां से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारे हार्ट में चला जाता है वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो इस तरह से हमारी किडनी में ब्लड की पूरी सप्लाई होती है। अब ये नेफ्रॉन, किडनी का सेल किस तरह का होता है, इसके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे। तो ये जो नेफ्रॉन होता है, ये एक कप शेप का होता है। ठीक है, ऐसे कप शेप का नेफ्रॉन होता है, और उसके अंदर इस तरह से ये आपको ये एक नेटवर्क, ये येलो जो कप दिख रहा है, इसके अंदर पूरा ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है, वो यहाँ पर एक गुच्छे के रूप में पूरा नेटवर्क बनाती हैं। और फिर उसके बाद ये जो कप है पूरा, इसको हम बोलते हैं वोमन कैप्सूल। और ये यहाँ से जो ये पूरा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का या ग्लोमेरुलस का, यहाँ से जो ब्लड के साथ का प्लाज्मा होता है वो इन कैपिलरीज से बाहर आकर इस कप में आ जाता है। इस कप के वॉल से फिल्टर होकर ये डक्ट में आता है। तो ये आपको पूरी डक्ट दिख रही है। फिर ये डक्ट एक जगह पर ऐसा यू शेप लेती है।
तो जहां पर ये यू शेप लेती है उसको लूप ऑफ हैनल बोलते हैं, हैनले बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। और यहीं पर ये जो एक्सचेंज होता है कि जो भी मान लीजिए इस फिल्ट्रेशन के साथ ऐसे कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आ गए हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं, तो वो ब्लड्स में फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ब्लड में कुछ ऐसे पार्टिकल रह गए हैं कि जो नहीं होने चाहिए, हार्मफुल हैं, वो इस जो डक्ट है यूरिनरी, इसमें ब्लड की कैपिलरीज उसको सीक्रेट कर देती हैं और वो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। और फिर इस तरह से ये जो बचा हुआ अब पूरा लिक्विड है इस ट्यूब का, ये इसको हम क्या नाम देते हैं? यूरिन। और ये इस नलिका से होता हुआ आपका ये यूरेटर में आ जाता है। और जहां पर ये यूरेटर आगे जाके कहाँ जुड़ता है? यूरिनरी ब्लैडर से। और वहां से आप यूरेथ्रा के थ्रू इस यूरिन को या इस वेस्ट लिक्विड को अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। अभी हमको अब यहाँ से मैन पढ़ना था। तो ये एक्चुअली जो आप यूरिन बनती है वो किस तरह से बनती है, ये एक उसका डायग्राम है। तो इसमें आप देखिए ये जो येलो कलर से दिखाया गया है ये वोमन कैप्सूल है, और जो आगे जाके ये डक्ट में जुड़ गया है। ठीक है। और ये जो पूरा रेड एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में हो जाता है डिवाइड। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब यहाँ से ब्लड आया, कहाँ से आएगा? रीनल आर्टरीज के जो छोटे छोटे ब्रांचेस हुए थे, है ना, उन ब्रांचेस से ये ग्लोमेरुलस में ब्लड आया। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होता है और इस कैप्सूल वाले स्पेस में पहुंच जाता है। तो सबसे यहाँ पर फर्स्ट ये 4 इसमें प्रोसेस होती है, तब ये यूरिन क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट क्या होती है? फिल्ट्रेशन। तो ये जो वोमन कैप्सूल की वॉल होती है, तो जो यहाँ से रिस्क के प्लाज्मा आता है, उसमें से जितने भी वेस्ट होते हैं, इस वॉल की क्वालिटी होती है कि ये सिर्फ वेस्ट को ही अपने से पास आउट होने देती है। तो ये इस ट्यूब में आ जाते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो या वेस्ट जो जा रहा है उसके ही साइज के होते हैं। तो कुछ क्वांटिटी में कुछ ऐसे केमिकल्स भी इसमें आ जाते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं। तो इसमें ट्यूब में आने के बाद जैसे ही ये आगे बढ़ती है, और आपको जो हेनले लूप बताया था, यूट्यूब जहां पर होती है, यहाँ पर इसमें सेकंड प्रोसीजर होती है रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि यहाँ पर ये आर्टरीज और वेन दोनों जुड़ती हैं और ये इसके बहुत पास होती है। तो यहाँ से जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, वो वापस इस ब्लड में आके और ये वेन उसको रीएब्सॉर्ब कर लेती है। और वही मान लीजिए ब्लड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो, जैसे सपोज यूरिया है, क्रिएटिन है, ये अभी इसमें कुछ रह गया है और पानी है, तो वो बाहर निकल के इस ट्यूब द्वारा यहाँ से सीक्रेशन होता है और इस ट्यूब में आ जाता है। तो फर्स्ट क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या हो गया? रीएब्सॉर्प्शन। और थर्ड हो गया सीक्रेशन। अब जब ये सीक्रेशन के बाद ये फ्लूइड आगे बढ़ता है, तो ये प्योरली यूरिन फ्लूइड होता है। और इसकी फोर्थ और लास्ट प्रोसेस होती है कि इसको बॉडी के बाहर करना। तो इस तरह 4 स्टेप में ये सारी प्रोसेस की जाती है। अब इसमें जो ये प्रोसेस की जाती हैं, तो इसमें आप देखिए कि ये वोमन कैप्सूल है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, ये ट्यूब है। इसको थोड़ा और बड़ा करके बताया है कि ये जो यू शेप होता है, हेनले लूप, यहाँ पर सारी प्रोसीजर होती है। इससे रीएब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है? ग्लूकोज अगर कुछ मात्रा में है, एमिनो एसिड्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वाटर है,
तो ये सारी चीजें अगर इस फ्लूइड में है, जो वोमन कैप्सूल से फिल्टर होकर इधर फ्लूइड आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में यदि इनमें से कोई भी चीजें हैं, तो ये वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाती है और वहीं इससे सीक्रेट होके इसमें क्या आ जाता है? पानी, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम। तो फिल्टर क्या क्या चीज हुआ ब्लड से? पानी, ग्लूकोज, यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, आयन, ये सब जो है इस वोमन कैप्सूल्स की जो वॉल है, इससे फिल्टर होकर वोमन कैप्सूल में आया और इसको हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ा तो इसमें जो भी ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एक्सेस वाटर है, वो सारा बॉडी ने फिर से रीएब्सॉर्ब कर लिया। और सीक्रेट ब्लड से क्या क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अगर कुछ मात्रा में यूरिया और क्रेटिन है, और पानी। तो ये सारा वापस सीक्रेट हुआ और फिर ये मैन यहाँ पर बाहर निकलकर यूरेटर आया। ये हमारी यूरिनरी डक्ट्स होती हैं और यहाँ से ब्लैडर में जाते हुए बाहर हो गया। तो आई थिंक ये चारों प्रोसेस अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, कल हम बात कर रहे थे पानी पीने की, ठीक है? तो अब पानी पीने के लिए हमें जितना कम पानी हम पिएंगे उतना हमारा, आप इसमें देखिए ये यूरिन सैंपल है, तो ये उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो ये डिहाइड्रेशन का आपको कलर चार्ट जो है बता रहा है। यदि हमारी क्लियर यूरिन है तो ये वेरी गुड, मतलब वो पानी की क्वांटिटी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर लाइट येलो है तो गुड, और यदि येलो हुई तो भी ठीक है, चलता है। इसमें अब आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए। अगर ये और बढ़ा तो आप डिहाइड्रेट की में आ गए। अब अगर ये और ब्राउनिश हो गई तो मतलब आप थोड़ा और अधिक डिहाइड्रेट हो गए, और यदि ये रेड हो गई तो मतलब आपका सीवियर डिहाइड्रेट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यूरिन के कलर से डिहाइड्रेशन के स्टेटस को पता लगा सकते हैं। लेकिन ये कलर चेंज कई बार किडनी स्टोन होने के या किडनी इन्फेक्शन होने के कारण भी होता है। तो ये हमको कैसे पता लगाना है कि सपोज हमने देखा कि हमारा मान लीजिए किसी की भी यूरिन का ब्राउन कलर आ गया है, हमने उसको 1 दिन 2 दिन सफिशिएंट पानी पिलाया और अगर उसका कलर चेंज हो गया तो इट मीन्स वो क्या था? डिहाइड्रेशन। और मान लीजिए सफिशिएंट वाटर इंटेक देने के बाद भी उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स किडनी में कोई और प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं यूरिन के कलर को देखकर। फिर यदि यूरिन में मान लीजिए किसी तरह के कोई पार्टिकल आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्लाउडी यूरिन, तो उसको देख के भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो यहाँ पर हमको यूरिन का कलर चार्ट है और हमें कितना पानी पीना है कि हमारी यूरिन जो फर्स्ट है क्लियर इस पोजीशन में हो। अब यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है? यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो चूंकि हम 2-3 बार पढ़ चुके, फिर भी एक बार हम ये रिपीट कर देते हैं कि यूरिन एक तो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब किसी तरह का सेडिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए। एक यूरिन में यूरोबिलिन एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो हल्का सा येलोइश पेल येलो होता है वो इस यूरोबिलिन में के कारण होता है। तो जैसे जैसे आपके पानी की या खाने की क्वांटिटी होगी, उसके हिसाब से आपका जो यूरिन की अमाउंट है, क्वांटिटी है, यूरिन की स्मेल है, यूरिन की कलर है, वो सारी चेंज होती जाएगी। तो ये चीजें तो आप पढ़ चुके हो कि इनऑर्गेनिक में क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम,
फॉस्फेट, अमोनिया रहता है, और ऑर्गेनिक में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। लेकिन इसका जो पीएच होता है वो खाने से कैसे वेरिएबल होता है? जब हम नॉर्मल डाइट लेते हैं तो नॉर्मल जो हमारा हेल्दी यूरिन होता है वो लगभग उसका पीएच 5 से लेके 8 के बीच में होता है, और ये लाइटली एसिडिक होता है। और जैसे ही हम मान लीजिए खाने में परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए हम डेली नॉनवेज ले रहे हैं, तो जैसे ही हम अगर डेली कोई नॉनवेज लेता है तो उसका पीएच 5 to 6 हो जाता है। मतलब क्या होता है? वो एसिडिक अधिक हो जाता है। और वहीं जब कोई वेज और कम प्रोटीन वाला भोजन करते हैं तो उसका यूरिन का पीएच कितना हो जाता है? 7 से 8। इट मीन्स ये स्लाइडली अल्कलाइन हो जाता है, थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। तो इस तरह से इसकी पीएच वैल्यू जो है वो डिफर करती है। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिपेंड किस पे करता है कि आप लिक्विड कितनी चीजें ले रहे हैं। और इसमें क्या क्या होगा? आपने जो खाना खाया उस पे डिपेंड करेगा, पानी लिया उस पे डिपेंड करेगा, आपने जो एक्सरसाइज की, और बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स जो होते हैं उसके हिसाब से इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी दोनों चेंज होती जाती है। यूरिन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लगभग 90% लिक्विड होता है, और केवल इसमें 5% ऐसे होते हैं जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, लेकिन वो भी उस पानी में घुले हुए होते हैं। और ये 5% में भी लगभग 2% यूरिया होता है, और 3% में जैसे यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, एसीटोन बॉडीज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फेट, फास्फेट, ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो एक जनरल जो होता है कि कम से कम इतना तो यूरिन पास आउट होना ही चाहिए। वो क्वांटिटी क्या होती है? लगभग 450 ml एक हेल्दी पर्सन के लिए। लेकिन ये डिफर करेगी कि आपने आपने अपने आप को हाइड्रेट रखा, पानी ज्यादा पिया, या जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना पिया। तो ये कितनी 1000 से 1800 ml तक हो सकती है। और इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं वो भी, इसकी कितनी सांद्रता है, कितना डाइल्यूट है या कितना कॉन्सेंट्रेट है, ये भी डिपेंड करेगा आपके पानी और खाने पे। अब ये जो इसका वॉल्यूम और इसका कॉन्सेंट्रेशन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, एडीएच, ये हमने जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तब हमने एडीएच पढ़ा था। तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है इसके द्वारा कंट्रोल होता है। और ये हार्मोन्स किससे सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन कहाँ थी? ब्रेन में। तो जब ये एडीएच, मान लीजिए शरीर में जल की कमी हो गई, कुछ ऐसी जगह आप गए कि पानी नहीं पी पाए, तो एडीएच का सीक्रेशन अधिक हो जाएगा। एडीएच का सीक्रेशन अधिक होगा तो वो क्या करेगा? यूरिन की क्वांटिटी को कम कर देगा। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल में 1000 ml सीक्रेट होने वाली है तो वो उसको कम कर देगा, 500 ml कर देगा। और जब आप ओवर हाइड्रेट होते हैं, मतलब बहुत अधिक पानी पी लिया, तब क्या होगा? एडीएच कम सीक्रेट होगा। और जब एडीएच कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा कि आपकी जो आप यूरिन को पास आउट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके बॉडी में जब तक कोई भी चीज बैलेंस में रहती है तभी तक आप स्वस्थ रहते हैं। तो यदि पानी का भी एक्सेस हो जाएगा तो आपको एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग आने लगेगी बॉडी में। तो इसलिए एडीएच जो है ये आपके जो यूरिन एक्सक्रीट होने के क्वांटिटी को कंट्रोल या बैलेंस करता है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे हम देखेंगे
कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे सरसों, मिर्च, चाय, कॉफी, अल्कोहल, अगर ये हम अधिक मात्रा में लें तो जो यूरिन की पास आउट होने की वॉल्यूम है वो अधिक हो जाएगा। और यदि इसके अलावा जैसे मान लीजिए निकोटिन वगैरह लें, अल्कोहल निकोटिन, सॉरी अल्कोहल नहीं, निकोटिन, तो वो हमारे वॉल्यूम ऑफ यूरिन को कम कर देता है। ठीक है। अब ये यूरिन जिसको जब हम यूरिन को पास आउट करते हैं तो उसको यूरिनेशन कहा जाता है, मूत्र त्याग या यूरिनेशन। तो जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती है तो कैसे होता है कि जो यूरेटर है या यूरिनरी डक्ट है उससे ड्रॉप ड्रॉप आती आती है, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और वो ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग 600 से 800 ml होती है उसकी कैपेसिटी। लेकिन ये थोड़ी सी वेरिएंट होती है, जैसे फीमेल में थोड़ा चेंज होता है, मेल में थोड़ा अलग होता है, बच्चों में थोड़ा अलग होती है कैपेसिटी। ठीक है। तो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक दिन में लगभग 150 से 180 लीटर पानी को फिल्टर करता है। ठीक है। और हम केवल 1.5 लीटर जो पानी है वो बाहर पास आउट करते हैं या यूरिनेशन होता है उसका। और लगभग 99% जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी रीएब्सॉर्ब कर लेती है। और जैसे ही मैंने किसका पिक लिया था बट ठीक है। तो क्या होता है कि जब ड्रॉप ड्रॉप यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती जाती है तो जैसे ही लगभग 300 ml यूरिन कलेक्ट हो जाती है, मतलब हाफ ब्लैडर भर जाता है, तो वैसे ही हमारे वहां जो ब्लैडर में नर्व्स होती हैं उनसे एक मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक। और ब्रेन में वो मैसेज पहुंचता है जिससे ब्रेन आपको अलर्ट करता है और आपके अंदर यूरिनेशन की एक फीलिंग क्रिएट करता है। और साथ में क्या करता है कि वो जो सारी ब्लैडर के मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल करता है और उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो मसल्स, जो ब्लैडर के मसल्स हैं, वो तो डिपेंड किस पे करते हैं? ब्रेन पे। लेकिन इसके जो एक बाहरी मसल होते हैं जो मेन ओपनिंग होते हैं, उसका ओपन होना किस पे डिपेंड करता है? हमारी अपनी इच्छा पे। और यही रीजन है कि आप अपने यूरिनेशन को होल्ड कर पाते हैं। यदि वो भी ऐच्छिक ना हो, अनैच्छिक हो, तो आपको यूरिन को होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाए। और यही कारण होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो चूंकि वो जो आउटर मसल्स होते हैं, तो ये जो आउटर मसल्स उस समय उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोल में होते हैं जो ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए उनका यूरिनेशन पर कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। और जैसे जैसे फिर एज बढ़ती है, एडल्ट, टीनेजर और एडल्ट में आते हैं, तो ये मसल्स उनके कंट्रोल में आने लगते हैं और फिर वो उस यूरिन को होल्ड कर पाते। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड डिजीजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ सैनिटेशंस तो नहीं है। तो उनके कॉमन कॉज क्या होते हैं कि एक तो डिहाइड्रेशन हो गया, है ना? उसके अलावा क्या क्या होते हैं? या तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने जब वो चार्ट दिखाया था तो बताया था कि अगर आपका सफिशिएंट पानी पीने के बाद भी कलर चेंज नहीं हो रहा है
तब फिर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है? एक तो यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन, डायबिटीज के कारण भी होता है। फिर इसके बाद में डिहाइड्रेशन तो है ही, कुछ वेजाइना में अगर इन्फेक्शन है, या कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है जो आपके किडनी में या पूरे जो आपका रीनल ट्रैक है उसमें कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर उसमें किसी भी तरह की स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो आपको आपके यूरिन के कलर में चेंज हो सकता है। अब यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं? तो इसके सिम्टम होते हैं कि एक तो जब आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिनेशन का जब आप प्रोसेस करते हैं, तो उस समय आपको बहुत जलन होती है, दर्द होता है, और कुछ मात्रा में यूरिन होती है, और उसके बाद कुछ ही समय के बाद आपको लगता है कि फिर से आपको जाना है। सेकंड क्या, अगर इन्फेक्शन यूटीआई ज्यादा बढ़ गया है तो आपको फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है, फिर उसकी जो स्मेल है यूरिन की वो चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम होते हैं आपके यूटीआई इन्फेक्शन के। और इसके होने का कारण क्या होता है? यूटीआई मतलब आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है कि यदि आप कम पानी पीते हैं, आप अपने वॉशरूम आपको जाना है लेकिन आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक, ये शायद कल मैंने आपको बताया था ये रीजन। फिर यदि आपकी जो हाइजीन है वो आप मेंटेन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन करते हैं वो हाइजीन नहीं होते हैं। जैसे एक ऐसा कहा जाता है कि आप यदि सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो 4 to 6 आवर में उसको चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन हम कई बार उसको नहीं करते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं, क्योंकि 4 to 6 आवर के बाद जो उसमें ब्लड होता है वो इन्फेक्टेड होने लगता है। डायबिटीज है, यदि आपको किडनी स्टोन है, यदि फ्रिक्वेंटली आप सेक्स कर रहे हैं, फिर आपके कुछ बर्थ कंट्रोल के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, या प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीजें आपके जो होते हैं यूटीआई के कॉज हो सकते हैं, कि आपको इन किसी भी एक कारण से यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। अब किडनी इन्फेक्शन, क्योंकि किडनी इसका मेन पार्ट है ना? तो किडनी इन्फेक्शन में क्या क्या होता है? फीवर आ जाता है, लोअर एब्डोमेन, लेकिन बैक साइड। यूटीआई में फ्रंट साइड में पेट में दर्द होता है नीचे की तरफ, लेकिन जब हम किडनी इन्फेक्शन में जाते हैं तो बैक में लोअर साइड होता है। ठंड लगती है, और जब आप यूरिन जाते हैं तो पेन होता है, कई बार ब्लड आता है यूरिन में, तो कई बार आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। आपको मान लीजिए बहुत कम यूरिन भी कलेक्ट हुई है तो भी आपको लगेगा कि तुरंत आपको वॉशरूम जाना है। ठीक है। और जो कॉमन कॉज होते हैं किडनी पेन के वो क्या होते हैं? या तो किडनी में स्टोन है, इन्फेक्शन है, पॉलीसिस्ट है, सिस्ट है किडनी में, रीनल कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है कोई, या यूटीआई। ये सारे रीजन होते हैं लोअर एब्डोमेन या किडनी में दर्द होने के। अब किडनी डिजीज कौन कौन सी होती है मोस्टली? तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो होता है कि किडनी में सिस्ट हो जाना, एक होता है कि किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है वो किसी तरह से उसमें स्वेलिंग आ जाना, या उसमें इन्फेक्शन हो जाना। फिर होता है कि इसके जो सेल्स हैं वो ठीक तरह से काम ना करें, ये नेफ्रोपैथी है ना। और लास्ट होता है कि ब्लड प्रेशर के कारण जो वहाँ की आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल पाना। और इन सब बीमारियों में सिम्टम मेन क्या होते हैं कि आपको बैक पेन होता है, उसके बाद आपको अभी जो हमने पहले देखे थे फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है, यूरिनेशन में आपको पेन हो सकता है। और इन सब किडनी को किसी भी बीमारी से रोकने के लिए क्या बहुत जरूरी है कि आप पानी सफिशिएंट पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया होगा कि क्या उपयोगिता है पानी की। अब हम
किडनी फेल्यूर भी वर्ड आपने बहुत सुना होगा, रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, और उसका उपाय क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते हैं, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो एक बार जो नेफ्रॉन खराब हो गए वो उसी कंडीशन में रहते हैं। तो इस पोजीशन तक हम ना पहुंचे कि किडनी फेल्यूर हो जाए, उसके लिए हमको क्या क्या प्रिवेंशन रहना चाहिए? सबसे पहला, पानी सफिशिएंट, स्मोकिंग अवॉइड करें, ब्लड शुगर लेवल हमारा कंट्रोल में रहे, मतलब नॉर्मल रहे, डाइट हेल्दी हो। ओवर बहुत अधिक अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो चूंकि दवाइयों का भी जो हार्मफुल जो भी है, उसके साइड इफेक्ट वाले जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो जब अगर हम लगातार बहुत दवाइयाँ लेते हैं तो भी हमारी किडनी पर ओवरवेट आता है और उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, आपको एक्सरसाइज करना है और आपको नमक भी लिमिटेड लेना है। कितना लेना रहता है? एज पर हेल्दी पर्सन 5 to 6 ग्राम पर डे का एक स्टैंडर्ड रूल माना गया है। किडनी स्टोन में क्या होता है कि हमारी किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और वो छोटे छोटे स्टोन मतलब पत्थर, तो वो पूरी किडनी में कहीं भी हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है, कभी अपर साइड, सेंटर में, लोअर। तो इसमें भी किडनी स्टोन में क्या प्रॉब्लम होती है? इवन कभी ये यूरेटर, मतलब जो हमारे डक्ट होते हैं जिससे यूरिन जाती है, यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये जो यूरिन डक्ट होती हैं या यूरेटर होते हैं, इनकी जो अंदर से जो मोटाई होती है वो केवल 3 mm होती है, बहुत बारीक होती हैं ये। तो कई बार ये स्टोन ऐसे बीच में भी फंस जाते हैं, और अगर ये बीच में फंसते हैं तो आपका यूरिन पास आउट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और आपको सीवियर पेन होता है कहीं भी स्टोन होने की पोजीशन। और स्टोन के लिए फाइनली हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी। अब उसमें सर्जरी बहुत सारे तरह की होती हैं। इनके सिम्टम क्या होते हैं स्टोन के? स्टमक में पेन होना, बैक एक होना, वॉमिटिंग हो जाना, डिजीनेस लगना, फीवर आना और यूरिन में ब्लड आना। और इसके लिए मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। अब ये सर्जरी ही काफी तरह की होती है, जैसे लेजर से, ऐसे बहुत सारी तरह की सर्जरी होती है, बट इसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी है। कुछ और बीमारियां हैं जो एक्सक्रीटरी प्लस डाइजेस्टिव से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको भी हमने यहाँ लिया है। जैसे ये फ्लैटुलेंस है, ये टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और स्टोन का आपको मैंने बता दिया है, सिस्ट का भी बता दिया है। इनडाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यूटीआई का आपको बता दिया है। अब एक मेन जो आपको बताने का रह गया है कि अभी हम लोग सब प्रायः कमोड यूज करते हैं, इंडियन स्टाइल पॉट हम नहीं यूज करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन स्टाइल पॉट यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये आपको जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना दो, ये हमारा पेल्विक जॉइंट 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये एंगल ही हमारे स्टूल को पास आउट इजीली करता है। तो जब भी हम ये वेस्टर्न अगर यूज करें तो यहाँ आप देख रहे हैं छोटा सा स्टूल रख लिया है पैरों के नीचे, जिससे ये 45 डिग्री का एंगल हमारा मैनेज हो। क्योंकि यदि ये स्टूल हम हटाएंगे, नी नीचे आएंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम बहुत इजीली स्टूल पास आउट तभी कर सकते हैं, या हमारी बॉडी की फेवरेबल कंडीशंस स्टूल पास करने की तभी रहती है जब उसका पेल्विक जॉइंट जो है वो 45 डिग्री का रहता है। तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान रखें कि जब भी ये यूज करते हैं तो नीचे एक स्टूल रखें, जिससे आपके नीज थोड़े से ऊपर हो जाएं और आपका पेल्विक जॉइंट जो है वो लगभग 45 डिग्री का एंगल बना सके। अब इसके बाद इसका हम यौगिक मैनेजमेंट देखेंगे, बस 5 मिनट का और है।
तो इसमें हमको लगभग वो एक्सरसाइज करनी रहेंगी, किडनी चूंकि हमारे साइड में है, तो जैसे हम सेतुबंध आसन करते हैं तो जो किडनी नीचे ग्रेविटेशन के रही हैं, वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाती हैं और अपने आप को एक पुनर्जीवित कर सकती हैं। तो जैसे सेतुबंध आसन है, फिर ये धनुरासन है, तो इसमें थोड़ा-सा हमने चेंज किया है कि अपोजिट हैंड से पकड़ा है, जिससे कि हमारे पर्टिकुलर किडनी या यूटीआई वाले सॉरी हमारे किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, उस पर इफेक्ट अच्छा हो। फिर कुछ ट्विस्टिंग के हम कर सकते हैं, जिससे हमारे किडनी के मसल्स की सारी मसाज हो। फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग भी हम कर सकते हैं। इवन इसमें बैक बेंडिंग यदि हम करें तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो फाइनली इसमें देखा जाए कि कुछ ऐसे आसन हम करें जो कि हमारी किडनी को ऊपर ले जाएं और हार्ट को नीचे, जिनको हम इन्वर्टेड पोज कहते हैं। वो हमारी किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कुछ ट्विस्टिंग के आसन बेनिफिशियल होते हैं। फिर कुछ प्राण पोस्चर जैसे धनुरासन और कोबरा पोज, ये दोनों हैं। और एक ये जो लेग रेज है, लेग्स ऑन द वॉल, ये या इसको हम विपरीत करणी मुद्रा भी बोलते हैं। ये हमारे किडनी के प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो चूंकि वो पोस्चर इस तरह से है कि वो किडनी को मसाज देते हैं और वहां सर्कुलेशन प्रॉपर करते हैं, तो सूर्य नमस्कार भी इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कुछ मुद्राएं होती हैं, मुद्राएं मतलब हाथों की उंगलियों की एक पर्टिकुलर शेप, ये हमारे किडनी के लिए या हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसमें अपान मुद्रा मेन होती है, जो आप ये सेकंड वाली देख रहे हैं, ये अपान मुद्रा। क्योंकि ये अपान मुद्रा जब हम करते हैं तो अपान प्राण को ये बढ़ाती है। ये डिटेल आपको मैं जब हठ योग पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि अभी आपको ये इनकी पोजीशन वगैरह नहीं मालूम है, तो आप अभी ये समझ लीजिए कि ये मुद्रा जो है, ये की शंख मुद्रा और दूसरी अपान मुद्रा, ये दोनों मुद्राएं ये यूरिनरी ट्रैक के जितने भी डिजीज हैं उनमें काफी लाभदायक साबित होती हैं। और लास्ट में मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये जो सारी बीमारियां, थायराइड, इन सब का कारण कहीं ना कहीं आपके थॉट्स होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर आती है और आप पॉजिटिविटी लेते हैं। तो इस प्रोसेस में आपकी जिस ऑर्गन में नेगेटिविटी अधिक है, जिस ऑर्गन की एनर्जी रुकी हुई है, वहां पर वापस वो फ्लो होने लगती है और इसके चलते वो ऑर्गन हील अप होने लगता है। तो ये मेडिटेशन इसका एक मेन रेमेडी है और बहुत लाभदायक है। तो इस तरह से आज हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है।